जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का मतलब क्या है? क्या ये एक संवैधानिक पद है? कैसा पद? तो देखो, ये जो आपका अटॉर्नी जनरल है, ठीक है, तो ये जो है, ये सबसे पहले अगर कोई बोले महान्यायवादी क्या है, तो सबसे पहला वर्ड आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ये एक लॉ ऑफिसर है। लॉ ऑफिसर यानी कि कानून का अधिकारी। सबसे पहली बात तो ये भारत के कानून का अधिकारी, ठीक है, या आप ये बोलो कानून, या आप बोलो कि मेनली विधि अधिकारी है। विधि अधिकारी है, किसका विधि अधिकारी है? भारत का विधि अधिकारी। सबसे पहला वर्ड अगर कोई पूछे तो आपके दिमाग में सेंटेंस में ये चीज आनी चाहिए। दूसरी देखो, एक आपके पास ये जो है, ये विधि का सर्वोच्च अधिकारी होता है, यानी कि आप लिखना सर्वोच्च विधि अधिकारी। ये भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। और दूसरे पॉइंट पे लिखिए, इस पद की परिभाषा जो है कहां पे दी हुई है? इस पद की परिभाषा जो है विधि अधिकारी नियमावली। इस पद की परिभाषा कहां दी हुई है? याद रखना, विधि अधिकारी नियमावली 1987 में दिया हुआ है। 1987 में दिया हुआ है। एक है आपके जो कि लॉ ऑफिसर्स के आपके रूल्स एंड रेगुलेशन करके, लॉ ऑफिसर रूल एंड रेगुलेशन, हिंदी में भी अगर लेना है तो लिख लोगे, इंग्लिश में लॉ ऑफिसर ब्रैकेट में रूल्स एंड रेगुलेशंस 1987 में ये सारी चीजें दी हुई। तो ये क्या है? भारत का सबसे सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ लॉ ऑफिसर है। ठीक है, अब इसमें क्या दिया गया है? 3 अधिकारियों को विधि अधिकारी माना गया है। पहला क्या होता है? सबसे पहला वाला तो यही अटॉर्नी जनरल होगा। दूसरा क्या है? देखिए, भारत का महाधिवक्ता। पहला क्या है? भारत का महान्यायवादी जो सर्वोच्च होगा उसे हम कहेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इंग्लिश में भी साथ में लिखना। दूसरा कौन होता है? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, पहला क्या हो गया? भारत का महान्यायवादी। दूसरा क्या हो गया? भारत का महाधिवक्ता। ठीक है, वक्ता, सॉलिसिटर जनरल ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तीसरे नंबर पे क्या होगा कि भारत का अपर महाधिवक्ता, भारत का अपर महाधिवक्ता। ठीक है, तो होमवर्क लिखिए और मुझे बताना, कल मैं पूछूंगी ये चीज, मुझे याद रहेगा कि आप सभी मुझे बताइए कि ये अभी रिसेंट में भारत के ये 3 लोग कौन है। ठीक है, और हाँ, तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तीसरे नंबर का ये कहते हैं। तो हमारे पूरे भारत सरकार में या पूरे भारत में आप बोलो, जो हमारा भारत का शासन है, इंडियन गवर्नमेंट्स में 3 विधि अधिकारी होते हैं या 3 लॉ ऑफिसर्स होते हैं। सबसे पहला आपका महान्यायवादी, जिसे अटॉर्नी जनरल सबसे बड़ा होता है, उसके बाद महाधिवक्ता आता है और फिर एक एडिशनल अटॉर्नी सॉलिसिटर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो 3 हमारे पास है। अब ये जो 3 जो महान्यायवादी हैं जो कि सर्वोच्च स्तर पर बैठे हुए हैं, उन सर्वोच्च स्तर पर क्या अनुच्छेद में, मतलब क्या हमारे संविधान में इनका उल्लेख है? बताओ। अगर कोई चीज देखो, अगर संविधान में उल्लेखित है तो हम उसको ऑलरेडी क्या कहेंगे? संवैधानिक पद कहेंगे। ठीक है, तो ये जो महाधिवक्ता है, महाधिवक्ता और ये जो मेनली जो लॉ ऑफिसर्स हैं, लॉ ऑफिसर्स के बारे में जो उल्लेख है हमारे संविधान में, तो आर्टिकल 76, दैट मीन्स कि ये हमारा क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल पद है। ठीक है, संवैधानिक पद है। ये जो आर्टिकल 76 है, इस आर्टिकल 76 में उल्लेखित किया गया है कि अटॉर्नी जनरल या जो ये लॉ ऑफिसर्स है, इनकी नियुक्ति कैसी होगी, इनका कार्य क्या होगा, और इनको जो सिलेक्ट किया जाता है उनके कार्य, उनकी सेवाओं और इन सब का जो शर्तें हैं और क्या क्या कार्य, इन सारी चीजों का उल्लेख किया गया है। तो आप क्या बोलोगे, इसमें क्या क्या उल्लेख किया गया है? ये जो आपके महान्यायवादी हैं, इनकी नियुक्ति, इनके कार्य और इनकी सेवा शर्तें, ठीक है, सब चीजों का किसमें उल्लेख है? आर्टिकल 76 में उल्लेखित है। किसका उल्लेखित है भाई? हमारे भारत के न्यायवादी का उल्लेखित है। अब देखिए, जब ये सारी चीजें कह दी जाती है ना कि आर्टिकल 76 में सारी चीजें हैं, तो क्या कोई ऑप्शन में आपको दिया ही नहीं रहेगा आर्टिकल 76? तब आप क्या करेंगे? तब इसका मतलब कोई ऐसा आर्टिकल होगा जिसमें इनके कुछ तो चीजों का, इनके नाम का ही उल्लेख होगा। तो लिखिए स्टार बना के, 2 आर्टिकल है, आर्टिकल आपका 88 और आर्टिकल 105 का 4। आर्टिकल आप याद रखना, आर्टिकल आपका या अनुच्छेद आपका 88 और 105 का 4। ठीक है,
ये दो आर्टिकल ऐसे हैं जो महान्यायवादी के बारे में उल्लेख करते हैं, उनके कार्यों का, और उनके एक्चुअली उनके जो कुछ रेस्ट्रिक्शंस बोल दो या कुछ सीमाएं बोल दो, ठीक है, और उनके कार्यों से संबंधित कुछ और चीजें हैं, इन सबका वो हम लोग देखेंगे भी, तो उसका भी उल्लेख करते हैं। तो क्वेश्चन में अगर बोलते हैं कि महान्यायवादी या लॉ ऑफिसर से रिलेटेड आर्टिकल बताइए, इसमें से कौन सा है, तो वो अगर आर्टिकल 76 ही ना दे ऑप्शन में, तो आपके ध्यान में रहना चाहिए कि आपके पास ये दोनों आर्टिकल भी दिमाग में हो। क्लियर? जस्टिस है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? वो भी तो न्यायालय में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे विधि अधिकारी है होंगे, तो न्यायालय में बैठा है और विधि तैयार कर रहा है, दोनों में अंतर है, ठीक है। वो तो डिसीजन हाँ, विधि को फॉलो करेगा। हाँ, वो तो पुनर्लोकन करेगा कि ये बना लिया है, मतलब संसद में चर्चा और ये भी वहां बैठ के ये सारी चीजें बन गई हैं, क्या वो संवैधानिक ढांचा के लिए कंपैटिबल है? तो कभी भी दिमाग में कंफ्यूजन मत करना, बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर की वजह से इस चीज को खिचड़ी बना रहे हैं, ठीक है। याद रखना कि राष्ट्रपति ही इनकी नियुक्ति करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेसिडेंट जो है वो ही महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। तो एक स्टेटमेंट है, वो लिखिए स्टेटमेंट। एक तो ये डिस्कस का, क्योंकि हमने अभी देखा कि आर्टिकल अनुच्छेद आपके 76 में सारी चीजें हैं, तो ये सारी चीजें भी किसमें होती है? 76, लेकिन 76 के भी तो 1 2 3 4 ऐसे होते हैं, तो 76 का अनुच्छेद 76 का 1, ठीक, 76 के 1 में कहता है कि जो राष्ट्रपति है, स्टेटमेंट लिखिए थोड़ा सा, जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, राइट, सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। देखो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि जब अभी तक हम लोगों ने जुडिशियरी सिस्टम पढ़ा नहीं है, इसलिए सिर्फ मैंने स्टेटमेंट लिखवाया है। स्टेटमेंट का मतलब तो यही है कि अगर किसी को महान्यायवादी होना है, मतलब राष्ट्रपति किसी को अगर महान्यायवादी चूज करेगा, सेलेक्ट करेगा, अपॉइंट करेगा, तो उसके पास वही क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए जो भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पास है, ठीक है। तो इसके लिए उसके पास 3 इंपॉर्टेंट मैं योग्यता बता रही हूँ, उनको लिखिए। ये 3 योग्य, एक तो राष्ट्रपति चेक करेगा कि वो एससी का जज होने लायक हो, योग्यता होनी चाहिए उसके पास, क्वालिफिकेशंस। जब हम लोग पढ़ लेते हैं जुडिशियरी सिस्टम, तो वो बोलेगा ना कि स्टेटमेंट में, जब हम लोग स्टेटमेंट के क्वेश्चंस करते हैं कि उसके पास भारत का नागरिक प्लस 3 और योग्यता होनी चाहिए, उसके पास 3 योग्यता दे देगा वो, खैर, या उसके पास महान्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का होने की योग्यता चाहिए, या सभी ऑप्शन सही है, या इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, तो इस टाइप के क्वेश्चन देगा। तो जो अभी मतलब कि एक तो वो हो गया कि हाँ वो न्यायाधीश होने के लायक है, इसका मतलब, इसका तात्पर्य ये है कि वो तो भारत का नागरिक होगा ही, साथ में बिलो 3 क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो लिखिए वह भारत का नागरिक होगा, साथ ही साथ निम्न 3, देखो पहला कि वो किसी भी उच्च न्यायालय में मिनिमम 5 इयर्स तक कार्य करने का अनुभव हो, मतलब किसी भी उच्च न्यायालय में जज के पोस्ट पर, मतलब इंडियन सिटीजन हो, प्लस पहला पॉइंट आपके हाई कोर्ट में 5 इयर्स तक जज का क्या हो, एक्सपीरियंस हो, ये पहला उसके पास होना चाहिए, ठीक है। दूसरा लिखिए किसी भी हाई कोर्ट में, अगर मान लो वो जज नहीं हो पाया, तो किसी भी हाई कोर्ट में उसके पास वकालत करने का 10 साल का एक्सपीरियंस हो, अगर ये तो हाई कोर्ट में 10 इयर्स का एक्सपीरियंस हो, किसका? एडवोकेट, हाई कोर्ट का एडवोकेट 10 साल, और वो राष्ट्रपति की दृष्टि में बहुत बड़ा विधि स्पेशलिस्ट हो, ठीक है। हाँ तो तो ये लिखना विधि पारंगत क्या हो वो? विधि पारंगत, किसकी दृष्टि में? राष्ट्रपति की दृष्टि में विधि पारंगत, ठीक है, यानी कि डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, ठीक है, विधि पारंगत। तो ये सारी चीजें क्या हो गई हमारे महान्यायवादी होने की योग्यता होगी। अब इसके टर्म्स एंड इमोल्यूमेंट्स पढ़िए, यानी कि पदावधि और उपलब्धियां, पदावधि व परिलब्धियां। दूसरा पॉइंट है पदावधि व परिलब्धियां, ठीक है, यानी कि आपका जो इसका टेन्योर होगा और इसका एम्बेसडर होगा, ठीक है। चीज बताएगा किसी भी हाई कोर्ट का जज होने के, हाँ तो एक्सपीरियंस बोलेगा ना, ये सुप्रीम कोर्ट में चला जाता नहीं, ऐसा कोई जाता ही नहीं सुप्रीम कोर्ट में। ये जो एक्सपीरियंस मैंने बोला ना, ये एक्सपेरिमेंट सुप्रीम कोर्ट में एंट्री लेने के एक्सपीरियंस है, चाहे तो वकालत जज बनने के, क्योंकि वहां पर तो पीठासीन होता है ना, पीठ बैठती है ना, संवैधानिक पीठ बैठती है वहां पे। तो क्या हुआ कि अगर किसी को हाई कोर्ट, ये 3 इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशंस है, अगर तुम्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है, तो तुम्हें ये 3 क्वालिफिकेशंस होनी पड़ेगी, या तो वो हाई कोर्ट का 5 साल तक जज रहने का मिनिमम जज रहने का एक्सपीरियंस हो, या वो किसी भी हाई कोर्ट में 10 साल तक वकालत किया हो, और वो राष्ट्रपति की दृष्टि में बहुत ही विधि पारंगत हो या डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो। ऑब्वियस बात है, अगर वो ज्यूरिस्ट डिस्टिंग्विश होगा तो किसी में तो वो जज बनेगा ही, ऐसे किसी को जज बना दिया जाएगा, राइट।
तो जैसे कि देखो बहुत ज़्यादा डिस्टिंग्विश्ड होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग जो जयशंकर जी हैं, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स के जो मिनिस्टर्स हैं, ही वाज रियली डिस्टिंग्विश्ड इन हिज क्वालिफिकेशन। वो नेता नहीं थे, याद करिए कि फर्स्ट टाइम है कि वो नेता नहीं है कोई, लेकिन वो पद उन्हें दिया गया है बिकॉज ही वाज सो डिस्टिंग्विश्ड इन योर एक्सटर्नल अफेयर्स, जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप में है वो बहुत ही पारंगत है इसमें, इसीलिए उनको रखा गया है। ठीक, तो वैसा ही है कि डिस्टिंग्विश्ड होना पड़ेगा। ये उसकी क्या थी, आपकी क्वालिफिकेशंस थी। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आगे पदावधि व परिलब्धियां, टर्म्स एंड एंड। अब ये जो पदावधि और परिलब्धियां है, ये आर्टिकल कौन से में दिया हुआ है, बात तो वही रहेगी 76, लेकिन आर्टिकल आपके 76 का 4, ठीक है, आर्टिकल 76 के 4 में इनके सारी चीजें दी गई है। ठीक, ये भी वही है क्योंकि राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। याद करिए राष्ट्रपति की नियुक्ति के टाइम में मैंने आपको बोला था, क्या बोला था कि कुछ बहुत सारे जो पद ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। प्रसाद पर्यंत यानी कि ऑफिस ऑफ प्लेजर, प्रसाद पर्यंत, कभी इंग्लिश में अगर वर्ड आ गया तो लिख लीजिए प्रसाद पर्यंत, यानी कि राष्ट्रपति की कृपा पर, प्रसाद पर वो पद है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑफिस ऑफ प्लेजर, ऑफिस ऑफ प्लेजर कहते हैं। ठीक है, जब हम इसे ऑफिस ऑफ प्लेजर करते हैं, सो ये जो महान्यायवादी का भी पद है, ये क्या है, राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत ये पद है। तो आपको बहुत सारे याद रखना, जो जो भी हम लोग अपॉइंटमेंट देखते हैं उसमें, अगर क्लास में मैंने वैसे तो मैं क्लास में बता देती हूँ आपको, अगर आपको क्लास में आप लोगों को बताया नहीं है तो आप ध्यान में रखना कि जब भी कोई पद पढ़ो, मैं आपको एक लिस्ट भी भेज दूंगी कौन कौन सी नियुक्ति कौन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है कौन है, तो ध्यान रखना कि वो प्रसाद पर्यंत है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन सा पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद नहीं है, नहीं है वाला। ठीक है, सो ये एक कैसा पद है, राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत। लेकिन आर्टिकल में जो ये अनुच्छेद आपका 74 है, इसमें इसका वेतन सैलरी भत्ता सब बताया गया है। ठीक है, तो लिखिए, इसका मतलब कौन तय करेगा, राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत है, इसका मतलब क्या है, इसका पारिश्रमिक जो होगा राष्ट्रपति तय करेगा। ठीक है, तो वो थोड़ा सा लिख लो कि पारिश्रमिक राष्ट्रपति तय करेगा। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण बात है, देखिए ये जो आपका महान्यायवादी का पद होता है ना, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। सबका एक कार्यकाल है, हमारे राष्ट्रपति जो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है, उनका भी एक 5 साल का कार्यकाल होता है, लोकसभा राज्यसभा सबका कार्यकाल है। ठीक है, लेकिन महान्यायवादी का कोई कार्यकाल नहीं है। ठीक, महान्यायवादी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसका कोई कार्यकाल नहीं होता है, वो राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं कि इनका कार्यकाल कितने साल का होगा, उनका पारिश्रमिक कितना होगा, उसकी नियुक्ति कितनी होगी, मतलब हाँ वो सारी चीजें जो है वो राष्ट्रपति डिस्कस करेंगे। तो अगर ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन दिया रहेगा कैसा, कारण कथन वाला, कारण कथन क्या देगा, राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं इसका, ठीक है, आपके महान्यायवादी का, क्या ऐसा भी नहीं देगा, बोल देगा कि राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत पद है, महान्यायवादी का पद। ठीक है, और कारण क्या दे देगा, कारण दे देगा कि उनका कोई कार्यकाल नहीं होता है। तो तुम्हें बोलना पड़ेगा दोनों ही वर्ड इसके सही है। ठीक, कथन एक कथन दो करके हम लोग ने क्वेश्चन किए ना टेस्ट में, उस टाइप का देगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर निर्भर है, इसलिए इसका कार्यकाल राष्ट्रपति ही डिसाइड करेंगे। ये लिखो, ये वर्ड लिखो, कथन कारण में ये क्वेश्चन दे सकता है, क्योंकि ये राष्ट्रपति प्रसाद पर निर्भर है, क्योंकि महान्यायवादी का पद राष्ट्रपति प्रसाद पर निर्भर है, इसलिए इनका कार्यकाल पारिश्रमिक राष्ट्रपति निर्णय लेते हैं, राष्ट्रपति ही निर्णय लेते हैं या राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं। क्लियर है, कभी चाहे तो कभी भी हटा सकता है, अगर राष्ट्रपति का मन करके उसको हटाना है तो हटा सकता है, क्योंकि उसको प्रसाद कर सकता है। ठीक, इसके बाद देखिए राष्ट्रपति, चलो उसे हटा सकते हैं, ठीक, लेकिन आज बोला कल हट जाओ ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि संवैधानिक पद है, उस पद की भी अपनी एक गरिमा है। ठीक है, इज अ लॉ ऑफिसर, सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर है, तो ऐसे ही तो चलता बनू नहीं कर सकते। तो अगर राष्ट्रपति को उसको अपने पद से हटाना है तो 3 महीने पहले इन्फॉर्म का नोटिस देना पड़ेगा, 3 मंथ्स बिफोर। हटाने के लिए कौन हटाएगा, राष्ट्रपति हटाएगा इसे, तो राष्ट्रपति को अगर हटाना है तो इसे 3 मंथ्स बिफोर नोटिस देना पड़ेगा, 3 मंथ बिफोर इसे क्या करना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा। ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो याद करिए राष्ट्रपति का महाभियोग लगने वाला नोटिस हम लोगों ने कब डाला था, 14 दिन बाकी सब इससे लेना। ठीक है, इसको 3 मंथ होता है, इसको 3 मंथ चाहिए। देखो कुछ पोस्ट ऑफिशियली बने हुए हैं, कुछ पोस्ट काम के लिए बने हुए हैं, काम के लिए बने हुए पोस्ट हैं, समझ रहे हैं, इनके पास बुद्धि बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इनकी पद डिसाइडेड नहीं है, अगर कोई पूछे इसका पदावधि कितने साल का होता है तो नहीं। ठीक है, अब लिखिए महान्यायवादी की परिलब्धियां, ये सारी चीजें कहाँ बताई गई हैं, कौन से वाले में बताया गया है बताओ, 76 फॉर में ना, 76 में तो चलो बताया गया, बट मेन जो हम लोग नियमावली याद है अभी पढ़ा ना 1987 वाला, तो 1987 में ही इनकी परिलब्धियां भी बताई गई हैं। ठीक है, उसमें लिखिए थोड़ा सा, महान्यायवादी एक पर्टिकुलर सैलरी होती है, एक पर्टिकुलर वेतन होता है, लेकिन वो जितनी जितनी पेशी करते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर पेशी करते हैं तो उन पेशियों में भी उनके चीजें ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो हाँ जितने पेशियों में वो अपीयर होंगे, जितने पेशियों में वो समकक्ष बैठेंगे, पेशियां यानी कि क्या होगा कि जो डिस्कशंस अदालत में चलते हैं, न्यायालय में चलते हैं, तो उनके लेवल का न्यायालय का कोई होगा डिस्कशन, तो वो उसमें बैठेंगे, वो उसमें बैठेंगे तो उनके अनाउंसर्स उसमें ऐड हो जाएंगे, सीधी सी बात है और कुछ नहीं। जैसे कि आप नॉर्मल जो टीए डीए लिखते हो ना, भरते हो ना लंबा सा फॉर्म टीए डीए का,
तो इट इज कंपैरेटिव टू दैम, मतलब वी शुडंट बी यूज्ड दीस काइंड ऑफ वर्ड्स बिकॉज़ वो उनकी अपनी गरिमा का पद है। तो जितनी पेशियों में वो अपीयर होंगे महान्यायवादी, उतनी पेशियों की उनकी परिलब्धियां उनमें ऐड होती जाती है। ठीक है, साथ ही साथ उनको एक फिक्स्ड वेतन मिलता है। ठीक, देखिए वेतन प्लस निश्चित वेतन प्लस प्रत्येक पेशी के अनुसार अलग अलग भुगतान प्लस प्रत्येक पेशी, क्या लिखोगे, निश्चित वेतन प्लस प्रत्येक पेशी के अनुसार भुगतान। ठीक है, प्रत्येक उसके अनुसार भुगतान। तो ये क्या हो गया उसका पदावधि और ये सब। अब कार्य देखो जो कि मेन इंपॉर्टेंट है ज्यादा, कार्य व दायित्व यानी कि फंक्शंस एंड रिस्पांसिबिलिटीज। देखो कि फंक्शंस यानी कि कार्य और जिम्मेदारियां या फंक्शंस प्लस रिस्पांसिबिलिटीज। तो पहला देखो, एक तो ये चीज है कि ये बताया कहां गया है, तो बताया तो वही आर्टिकल 76, लेकिन कौन से पार्ट में बताया गया, तो वो है अनुच्छेद 76 का 2। 76 का 2 हम लोग ने क्या क्या देखा, 76 का 1 देखा, 76 का 4 देखा, अभी हम लोग क्या देखेंगे 76 का 2। साथ ही साथ हम लोग ने बोला था 88 और 105 का 4, इन दोनों में भी उल्लेख किया गया है। तो ये सारी चीजें आपको जमानी याद होनी चाहिए। तो पहला कार्य क्या होगा, अभी हमने बताया कि क्या है, वो विधि अधिकारी है, सर्वोच्च विधि अधिकारी है। ठीक है, जब वो सर्वोच्च विधि अधिकारी है, इसका मतलब क्या है कि भारत में विधि संबंधी जितने भी कार्य होंगे उनमें उसका क्या चलेगा, प्रेजेंट होना चलेगा। सर्वोच्च विधि कानून जो नियम बनाए जाएंगे, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी सलाह, उसकी एडवाइस हमेशा विधियां बनाने समय ली जाए। तो पहला फंक्शन तो लिख लीजिए, भारत सरकार को विधि संबंधित सलाह देना। क्या करेगा, अब क्योंकि उसकी नियुक्ति किस लिए हुई है, राष्ट्रपति ने की है, विधि संबंधी की है। तो विधि प्रकृति के जितने भी कार्य होंगे, कैसे प्रकृति के, पहला तो बोल दिया। दूसरा है विधि प्रकृति, विधि प्रकृति यानी कि आपके जो लॉ नेचर के राष्ट्रपति के जितने भी अन्य कार्य होंगे, राष्ट्रपति के अन्य कार्य जो होंगे समय समय पर, कार्य समय समय पर जितने भी राष्ट्रपति के विधि नेचर के जितने भी कार्य होगा, वो किसको सौंपेगा, इस महान्यायवादी को सौंपेगा और न्यायवादी उसको करेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि राष्ट्रपति ही उनकी नियुक्ति करता है। दूसरा कार्य को करेगा जो संविधान क्या है, सबसे लंबी विधि है, संविधान हमारी विधियों का संग्रह है विभिन्न प्रकार के। तो अगर मान लो कि संविधान का कार्य, कुछ कार्य अगर उसको सौंपा जाए, या विधि संबंधी कोई भी कार्य जो इंपॉर्टेंट विधि पर डिस्कशन करने का कार्य हो, वो भी कौन करेगा, यही करेगा। हाँ, प्रचलित कोई विधि हो उसे सौंप दिया जाएंगे। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रपति का एक आर्टिकल हमें पता है, आर्टिकल 143। राष्ट्रपति आपका उच्च न्यायालय से एडवाइस लेता है, बोला था ना। हाँ, तो देखिए आर्टिकल 1 होता है या अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 क्या कहता है कि राष्ट्रपति जो है किसी भी निर्णय में, ठीक है, राष्ट्रपति अपने किसी भी निर्णय में सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट से क्या ले सकता है, एडवाइस ले सकता है, एडवाइस या परामर्श ले सकता है। ठीक है, अब बताओ सुप्रीम कोर्ट में वो कौन बैठा रहेगा, चीफ जस्टिस बना रहेगा। ठीक है, ठीक, अब महान्यायवादी ऑफिसर है, विधियां बना रहा है। ठीक है, वो क्या बना रहा है, विधियां बना रहा है। ये बहुत ही रोचक चीज है। देखिए इस पार्ट में क्या है, राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति एडवाइस ले रहा है, किससे एडवाइस ले रहा है, वो अपने मंत्रिपरिषद से एडवाइस नहीं ले रहा है, वो किससे ले रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जज से एडवाइस ले रहा है। इसका मतलब क्या कि उसे किसमें छेद दिखाई दे रहा है, सरकार में। मंत्रिपरिषद तो सरकार की बैठ रही है, तो जब कोई किसी में छेद दिखता है या सम पॉइंट्स पर क्वेश्चन अराइज है, संदेह है, इसका मतलब क्या है कि वो भी तो अपने पक्ष को पेश करेगा, मंत्रिपरिषद इसका मतलब पक्ष पेश करेगा। तो जो पक्ष पेश करता हुआ जाएगा, कौन जाएगा, ये महान्यायवादी ही जाएगा। समझ में आ गया क्लियर कि यहाँ पर जो मंत्रिपरिषद की ही किसी बात पर ही तो मंत्रिपरिषद ने जो विधि बनाई, सोच लो, क्लियर करो, मंत्रिपरिषद ने या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने एक विधि बनाई। ठीक है, एक विधि बनाई और इसी विधि पर मान लो कि राष्ट्रपति सहमत नहीं है, और राष्ट्रपति को क्या है, राष्ट्रपति जो है एडवाइस लिया, किसका एडवाइस लिया, चीफ जस्टिस का, चीफ जस्टिस का, सीजीआई का एडवाइस लिया। ठीक है, या एससी के जज का एडवाइस लिया है। ठीक है, तो इसके पद से जो प्रतिनिधित्व करेगा रिप्रेजेंटेटिव जो होगा, किसके, सरकार के तरफ से। ठीक है, कौन होगा, महान्यायवादी। समझ में आ गया क्लियर, क्लियर पॉइंट। तो ये इसका काफी इंपॉर्टेंट और टेंशन वाला कार्य है। जो लॉ संबंधी कुछ भी वो बनाते हैं, हाँ, जो कानून से संबंधित होगा, हम लोग ने ये आर्टिकल पढ़ा था, आर्टिकल 143, आर्टिकल बोला उसको राष्ट्रपति के समक्ष मान्यवादी करते हैं। अब महान्यायवादी की पोस्ट देखो, प्रेजेंट वो कर रहा है मंत्रिपरिषद से, तो वो प्रसाद पर किससे जी रहा है, राष्ट्रपति के, और राष्ट्रपति की तरफ से न जाके वो मंत्रिपरिषद की तरफ से जा रहा है। महान्यायवादी काफी दिमागदार इंसान को ही होना पड़ता है। ठीक, उसको रात तो इजीली तो नहीं आती होगी। लॉ ऑफिसर है, सर्वोच्च लॉ ऑफिसर है, लेकिन भारत सरकार जब तक उसे किसी भी, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं, वो कहीं भी पेशी करने के लिए जा सकता है, आपके हाई कोर्ट्स में भी जा सकता है, लेकिन
तभी जाएगा तो भारत सरकार उसे जाने को अनुमति देगी। और वो किसी भी आपराधिक मामले में जो होता है ना, चुनौतियां दी जाती हैं, तो भारत सरकार के बिना अनुमति के वो किसी भी आपराधिक मामले में किसी भी व्यक्ति की प्रतिरक्षा नहीं कर सकता। याद रखना है, वो हमेशा दिमाग में एक चीज बैठा लो, महान्यायवादी को भारत सरकार का ही सारे काम करने पड़ेंगे। प्रसाद पर्यंत को किसका है? राष्ट्रपति का है। राष्ट्रपति का कोई विधि वगैरह का कोई काम हुआ तो करेगा, इट्स ओके। वो हाई कोर्ट में भी पेशी करने के लिए अपियर होने के लिए जा सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट में भी अपियर होने के लिए जा सकता है, लेकिन जब तक उसे भारत सरकार की अनुमति नहीं मिलती है तब तक वो किसी भी आपराधिक मामले में किसी की प्रतिरक्षा नहीं कर सकता। लिख लीजिए, एक पॉइंट से थोड़ी ना जाता है वो, नहीं। तो राष्ट्रपति हाँ। से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को बोलेंगे तभी वो भेजेगा शायद, या पर्टिकुलर था ना कि बोल देते देखो, मान्यवादी। राष्ट्रपति तो देखो अपने हिसाब से वो डायरेक्टली न्यायालय के पास जा रहा है, वो न्यायालय के पास जा रहा है नहीं, अब और जैसे ये उसको कि- भेज रहा है। लेकिन यहाँ पर इस पॉइंट को अगर अनुच्छेद को छोड़ दे तो राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद की एडवाइस लेता है। मंत्रिपरिषद ही तो भारत सरकार है, वही सब, क्योंकि उसका ही तो प्रधानमंत्री मेन मुख्यमंत्री होता है, प्रधान का जो मंत्री होता है वही तो हमारा पीएम होता है, तो पीएम की ही भारत सरकार बन रही है। तो भारत सरकार और महान्यायवादी क्या है, हमेशा ही तो राष्ट्रपति कहीं पैसा कोई पे काम, राष्ट्रपति सलाह दे रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, चीजें ए बी सी जो भी है, सी ए डायरेक्टली कंबाइंड ही है। तो घूम फिर के बात वही आ जाती है कि भारत सरकार की अनुमति से ही आपका महान्यायवादी सारे काम करेगा। कहीं आना जाना होगा, किसी का रिप्रेजेंटेटिव करना पड़ेगा, किसी चुनौतियों का, क्योंकि कोर्ट्स में चुनौतियां दी जाती है ना, चैलेंज किया जाता है बहुत सारे मामले, तो जब तक उसके बाद सरकार नहीं बोलेगी तो वो नहीं करेगा। तो आप डायरेक्टली बात ले सकते हो, भारत सरकार की अनुमति, भारत सरकार की अनुमति, अनुमति पर ही पेशी, या आप बोलो कि अपीयरेंस करेगा, अपीयरेंस करेगा। कहाँ पर? हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट्स में। दूसरी चीज, किसी भी आपराधिक मामला, आपराधिक मामले में मतलब कोई भी अपराध में जिसको चुनौती दी गई है, चुनौती या चैलेंज दिया गया है, उस आपराधिक मामले में, ठीक है, वो किसी का भी प्रतिरक्षा नहीं करेगा, किसी की प्रतिरक्षा नहीं करेगा, प्रतिरक्षा नहीं करेगा भारत सरकार के अनुमति के बिना, भारत सरकार के अनुमति के बिना। क्लियर? भारत सरकार के अनुमति के बिना वो किसी की भी आपराधिक मामलों में प्रतिरक्षा नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है? वो एक लॉ ऑफिसर है और हर एक बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं वो अपना एक एडवोकेट रखती है ना, लॉ एडवाइस। क्योंकि देखो, कंपनीज को लॉ के हिसाब से, अगर वो बहुत बड़ी रिलायंस जो है, वो जो बड़ी बड़ी कंपनीज हुई, उनको अपने लॉ को बहुत ही कंफर्म रखना पड़ता है, लॉ पार्ट को। तो कोई भी बड़ी कंपनी में वो निर्देशक का, कानूनी निर्देशक का कार्य या विधि निर्देशक का कार्य नहीं कर सकता, ठीक है। अगर वो न्यायवादी है तो वो लॉ ऑफिसर कभी भी किसी भी बड़ी कंपनी में कार्य नहीं कर सकता। तो ये आपसे पूछ सकता है ऐसे दे या ना दे, डिफरेंट। अब इसकी शक्तियां लिखिए। न्यायवादी क्या होता है? वो महान्यायवादी की शक्तियों की बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट पोस्ट को वो होल्ड करता है। तो इसका मतलब क्या है कि महान्यायवादी भारत का जो राज्य क्षेत्र है, भारत को पूरा का पूरा स्टेट हम लोग मानते हैं, तो अगर इस पूरे राज्य क्षेत्र की बात करें तो वो किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है, ठीक है। पावर्स देखें, शक्तियां देखें, क्या क्या 3 शक्तियां देखी, 3 शक्तियां क्या देखी, कहीं भी बैठ सकता है, राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हुए किसी भी न्यायालय में वो बैठ सकता है, सुनवाई कर सकता है। दूसरा, संसद में भी वो हिस्सा लेगा, दोनों सदनों में वो संयुक्त बैठक में हिस्सा लेगा, मत दे सकता है, विचार कर सकता है, डिस्कशन कर सकता है, मतदान नहीं दे सकता। और तीसरा, क्योंकि वो संसद में बैठेगा तो सांसदों को जो प्रिविलेजेस मिलते हैं, विशेषाधिकार मिलते हैं, वो इसको मिलेगा। ये कहाँ पे दिया है? आर्टिकल 105 के 4 में। मतदान वाला कहाँ दिया है? आर्टिकल 88 में। तो हमने कुल मिला के देख लिया ना कि 76 में भले ही सब कुछ दिया है, लेकिन ये दोनों को छोड़ के ये दोनों में महाधिवक्ता का दिया हुआ है, महान्यायवादी, सॉरी। तो ये आपके क्या हो गए? ये आपका पूरा महान्यायवादी हो गया। इसके बाद हम लोग टेस्ट लेंगे, ओके।